सुप्रभात बच्चों। कक्षा 5वीं, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 3, शब्द विचार। पुस्तक का नाम नई गुलमोहर हिंदी व्याकरण। व्याख्यान 1। व्याख्यान 1 में आज हम शब्द के बारे में जानेंगे। शब्द किसे कहते हैं तथा शब्दों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है। सबसे पहले आप यह चित्र देख रहे हो। इस चित्र में एक बच्चे के मुख से कुछ शब्द उच्चारित हो रहे हैं। वो क्या है? शुभम। दूसरा बच्चा खाना खा रहा है, उसके मुंह से भी कुछ शब्द उच्चारित हो रहा है। क्या है? खाना। बच्चों, आप ध्वनियों के विषय में पढ़ चुके हैं। ध्वनि किसे कहते हैं? वर्ण को ही हम ध्वनि कहते हैं। मौखिक भाषा का संबंध मनुष्य के मुख से उच्चारित होने वाली ध्वनियों से होता है। लिखित भाषा में इन्हीं ध्वनियों को लिखने के लिए चिन्ह बनाए गए हैं, जिसे हम वर्ण कहते हैं। तो ध्वनियों के सही मेल से ही शब्द बनाए जाते हैं, अर्थात वर्णों के सही मेल से ही शब्द बनाए जाते हैं। वर्णों का मेल कैसा होना चाहिए? सही होना चाहिए। ऊपर दिए गए चित्रों में बच्चों के मुख से कुछ शब्द उच्चारित हो रहे हैं। बच्चे कुछ शब्द बोल रहे हैं, जैसे शुभम शब्द। अब ये शुभम शब्द है जो किन किन ध्वनियों से अर्थात किन किन वर्णों से मिलकर बना है। जैसे शुभम, श में क्या मिलाएंगे हम? ऊ, तो क्या बन गया? शु। अब भ क्या है? व्यंजन है, और वो किसकी सहायता से बोला जा रहा है? स्वर की सहायता से बोला जा रहा है। तो भ में अ बन गया भ। इसी तरह है म, व्यंजन है और उसमें वो भी हमें स्वर की सहायता से बोलते हैं, तो वो बन गया म। तो ये पूरा शब्द क्या बन गया? शुभम। तथा अगला शब्द है खाना। खाना, तो यह भी किन ध्वनियों से मिलकर बना है? ख व्यंजन है, आ स्वर है, तो क्या बना? खा। इसी तरह न व्यंजन है और वो भी न में क्या मिलाया हमने? आ, तो क्या बन गया? खाना। तो ध्वनियों के मेल से बने हैं कौन कौन से शब्द? शुभम और खाना। सभी शब्दों की रचना एक निश्चित क्रम में हुए ध्वनियों के मेल से होती है। यानी कि शब्द कैसे बनते हैं? शब्द तभी बनते हैं जब वर्णों का क्रम हो, यानी कि वो एक निश्चित क्रम में लिखे गए हों। इसके अलावा प्रत्येक शब्द का कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है। जैसे केला और लेका। अब केला है, केला शब्द का तो अर्थ होता है जो हम खाते हैं, फल है। लेकिन लेका, लेका कोई शब्द नहीं है, जिसका कोई अर्थ नहीं है। इसी तरह पानी, वानी। अब पानी हम पीते हैं तो पानी शब्द का तो अर्थ है, लेकिन वानी शब्द का कोई अर्थ नहीं होता। तो ध्वनियों के जिस मेल का कोई अर्थ न हो, यानी कि जिन वर्णों को बोलते हैं हम और उसका कोई भी अर्थ न हो, उसे हम शब्द नहीं कह सकते। इसके अलावा भाषा में शब्दों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जाता है। अतः शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई कहे जाते हैं। शब्द के बारे में निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए। नंबर 1, शब्द विभिन्न ध्वनियों के मेल से बने हैं। शब्द कभी भी अकेला नहीं बनता, अलग अलग वर्णों के मेल से बनता है। दूसरा है, शब्द का कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है, वो सार्थक होता है, निरर्थक नहीं होता। तीसरा है, शब्द भाषा के स्वतंत्र रूप हैं। क्या है? शब्द भाषा के स्वतंत्र रूप हैं। मैं एक बार पुनः दोहरा देती हूँ। शब्द विभिन्न ध्वनियों के मेल से बनते हैं। शब्द का कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है। शब्द भाषा के स्वतंत्र रूप हैं। अब हम जानेंगे शब्द की परिभाषा। विभिन्न ध्वनियों के मेल से
यानी कि अलग अलग वर्णों के मेल से बनी सार्थक एवं स्वतंत्र रचना को शब्द कहते हैं। सार्थक यानी कि जिनका अर्थ हो, जिस शब्द का कोई ना कोई अर्थ हो और वो स्वतंत्र हो, तो उसे हम कहते हैं शब्द। पुनः दोहराती हूं, विभिन्न ध्वनियों के मेल से बनी सार्थक एवं स्वतंत्र रचना को शब्द कहते हैं। शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण किस आधार पर होता है, ये अब हम जानते हैं। पहला है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा है रचना या बनावट के आधार पर। तीसरा है विकार के आधार पर। चौथा है अर्थ के आधार पर। एक बार पुनः देखते हैं, शब्दों का वर्गीकरण किस आधार पर होता है? स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, विकार के आधार पर और अर्थ के आधार पर। आज इस व्याख्यान में हम केवल स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर और रचना या बनावट के आधार पर ही शब्दों का वर्गीकरण जानेंगे। नंबर 1, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। तो बच्चों, स्रोत शब्द अंग्रेजी के सोर्स शब्द का पर्याय है, पर्यायवाची शब्द है, उसके समान है। किसी चीज का स्रोत वह होता है जहां से वह उत्पन्न होता है। उदाहरण के लिए गंगा नदी। अब गंगा नदी का स्रोत कहाँ है? गंगोत्री, क्योंकि गंगा नदी वहीं से निकलती है। इसी तरह शब्दों का स्रोत वह भाषा होती है जिससे वह शब्द निकलकर किसी दूसरी भाषा में जाता है। हिंदी में अनेक शब्द संस्कृत भाषा से आए हैं, अनेक हिंदी की बोलियों से आए हैं, तो अनेक अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि विदेशी भाषाओं से। इस तरह जो शब्द जिस मूल भाषा से आता है, उसी मूल भाषा को शब्द की स्रोत भाषा कहा जाता है। स्रोत के आधार पर हिंदी के शब्दों के निम्नलिखित भेद होते हैं। नंबर 1, तत्सम शब्द। जो शब्द संस्कृत से सीधे हिंदी में आ गए हैं और आज भी उनका स्वरूप संस्कृत के समान ही बना हुआ है, तत्सम यानी कि संस्कृत के समान शब्द कहलाते हैं। अर्थात संस्कृत के वे शब्द जो के त्यों हिंदी में प्रयोग होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द। जैसे राज्य, अब ये संस्कृत का शब्द है तो इसको हिंदी में हम वैसे ही लिखते हैं, राज्य, विद्या, अर्थ, दर्पण, संधि, स्वागत, राष्ट्र, दयालु, ईश्वर आदि। एक बार पुनः दोहरा देती हूँ, जो शब्द संस्कृत से सीधे हिंदी में आ गए हैं और आज भी उनका स्वरूप संस्कृत के समान ही बना हुआ है, तत्सम यानी कि संस्कृत के समान शब्द कहलाते हैं। जैसे राज्य, विद्या, अर्थ, दर्पण, संधि, स्वागत, राष्ट्र, दयालु, ईश्वर आदि। नंबर 2 है तद्भव। बच्चों, ये तद्भव लिखा है, तय, दे हलंत और भ और व, दे आधा है तो इसमें भ मिल गया, तो ये बन गया तद्भव शब्द। जो शब्द संस्कृत के तत्सम शब्दों से बिगड़कर अर्थात रूप परिवर्तित होकर बने हैं, अर्थात उनका रूप बदल गया है, तद्भव शब्द कहलाते हैं। अर्थात तत्सम शब्दों से बिगड़कर हिंदी में प्रयुक्त होने वाले शब्द तद्भव कहलाते हैं। इनके मूल रूप में थोड़ा बहुत बदलाव आ गया है, पर हम इन शब्दों को देखकर इसके मूल शब्दों का पता लगा सकते हैं। जैसे पहले लिखे हैं तद्भव और उसके सामने लिखे हैं तत्सम शब्द, तो मैं पहले तद्भव शब्द पढ़ूंगी, फिर तत्सम शब्द। पहला है गाय। गाय क्या है? तद्भव शब्द है और उसका
तत्सम शब्द क्या बनेगा? गो। इसी तरह घी, घी का तत्सम शब्द क्या है? धृत। मुंह, मुंह का तत्सम शब्द क्या है? मुख। नींद, नींद का तत्सम शब्द क्या है? निंद्रा। घर, घर का तत्सम शब्द क्या है? गृही। मैं पुनः बोल देती हूं, गाय, गाय एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या बनेगा? गो। घी, धृत, मुंह, मुख, नींद, निंद्रा, घर, गृही। अब आता है देशज या देशी शब्द। अब ये आपको बोलने से पता चल रहा है देशी शब्द वे शब्द जो हिंदी की बोलियों, ग्रामीण अंचलों आदि से हिंदी में आ गए हैं, देशज या देशी शब्द कहलाते हैं। वे शब्द जो हिंदी की बोलियों, ग्रामीण अंचलों आदि से हिंदी में आए हैं, देशज या देशी शब्द कहलाते हैं। जैसे जूता, खिचड़ी, झाड़ू, गड़बड़ आदि। अब है घ विदेशी या आगत शब्द। आगत शब्द के बारे में भी आप पहले ही पढ़ चुके थे, जिसका अर्थ क्या होता है? आया हुआ। आगत शब्द का क्या अर्थ है? आया हुआ। जो शब्द अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी, पुर्तगाली आदि भाषाओं से हिंदी में आए हैं, वे शब्द विदेशी या आगत शब्द कहलाते हैं। मैं एक बार पुनः दोहरा रही हूं। आगत शब्द का अर्थ है आया हुआ। जो शब्द अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी, पुर्तगाली आदि भाषाओं से हिंदी में आए हैं, वे शब्द विदेशी या आगत शब्द कहलाते हैं। जैसे अरबी, फारसी, तुर्की आदि भाषाओं से शब्द, जो ये तुर्की, फारसी आदि भाषाओं से आए हैं, वो कौन कौन से हैं? कागज, चाकू, पनीर, पिस्ता, किशमिश आदि। इसी तरह अंग्रेजी से आए शब्द स्कूल, कॉलेज, चॉकलेट, रेडियो, बैंक, डॉक्टर आदि। अब आपको पता चल गए होंगे कौन से शब्द अरबी, फारसी, तुर्की से आए हैं और कौन से शब्द अंग्रेजी भाषा से आए हैं, हिंदी में आए हैं, जिनका हम प्रयोग करते हैं। अब आगे है रचना के आधार पर। पहला क्या था? पहला था उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है रचना के आधार पर। रचना या शब्दों की बनावट के आधार पर शब्दों के दो भेद किए जाते हैं। पहला है मूल शब्द। इसकी परिभाषा क्या है? वे सरल शब्द जिनके और सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, अर्थात वे सरल शब्द जो सार्थक हैं, जिनका अर्थ निकलता है, उनको और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, क्या कहलाते हैं? मूल शब्द कहलाते हैं। जैसे आटा, रोटी, चावल, दही आदि। कभी कभी मूल शब्द कुछ विशिष्ट अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं। कभी कभी मूल शब्द कुछ विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। उदाहरण के लिए हिंदी में उल्लू शब्द का सामान्य अर्थ है एक पक्षी विशेष। हिंदी में सामान्य अर्थ में तो कह देते हैं हम एक पक्षी विशेष, परंतु समाज में इसका अर्थ मूर्ख के अर्थ में रूढ़ हो गया है। जब किसी को कुछ नहीं आता तो हम क्या कह देते हैं? यह तो मूर्ख है। इस तरह मूल शब्द दो तरह के होते हैं, सामान्य मूल शब्द तथा रूढ़ मूल शब्द। पहला है सामान्य मूल शब्द। इस वर्ग में समस्त मूल शब्द आते हैं, जैसे पंखा, दीवार, छत, घड़ी, दुकान, सेब आदि। ये क्या है? सामान्य मूल शब्द है। दूसरा है रूढ़ मूल शब्द। कुछ विशिष्ट अर्थ में रूढ़ हो जाने वाले शब्द। कुछ विशिष्ट अर्थ में रूढ़ हो जाने वाले शब्द, जैसे आप यहां पर देख रहे हो सामान्य
मूल शब्द है, उनका सामान्य अर्थ भी लिखा हुआ है और रूढ़ अर्थ भी लिखा हुआ है। पहला है गधा। अब ये सामान्य अर्थ में तो क्या है, एक प्राणी, लेकिन इसका रूढ़ अर्थ क्या निकला, मूर्ख। इसी तरह गाय एक पशु है, सामान्य अर्थ, लेकिन इसका रूढ़ अर्थ क्या बना, सीधी या सरल। अगला है बापू, एक सामान्य अर्थ इसका क्या बना, पिता, और रूढ़ अर्थ क्या निकला, महात्मा गांधी। बापू किसके लिए प्रयोग किया जाता है, महात्मा गांधी जी के लिए। अब है ख, यौगिक शब्द। जो शब्द एक से अधिक इकाइयों से मिलकर बनते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। मैं पुनः दोहरा देती हूं, जो शब्द एक से अधिक इकाइयों से मिलकर बनते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे रसोई घर, ईमानदार, घर वाला, चाय वाला आदि। मूल शब्दों की ही भांति कुछ यौगिक शब्द भी किसी विशिष्ट अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं। मूल शब्दों की ही भांति कुछ यौगिक शब्द भी कुछ विशिष्ट अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं। जैसे घर वाली एक यौगिक शब्द है, दो से अधिक इकाइयों से मिलकर बना है, घर और वाली, जो घर तथा वाली दो शब्दों के मेल से बना है। इस शब्द का सामान्य अर्थ क्या है, घर की मालकिन, परंतु हिंदी में यह पत्नी के अर्थ में रूढ़ हो गया है। अतः ऐसे यौगिक शब्द जो किसी एक विशिष्ट अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं योग रूढ़ कहलाते हैं। इस दृष्टि से यौगिक शब्दों के भी दो भेद हो जाते हैं, सामान्य यौगिक शब्द तथा योग रूढ़ शब्द। अब देखिए योग रूढ़ शब्दों के उदाहरण। जैसे शब्द रचना दी हुई है, फिर यौगिक शब्द दिया हुआ है, फिर उसके सामने सामान्य अर्थ और फिर रूढ़ अर्थ। पहला शब्द है काली जमा मिर्च, तो इसका यौगिक शब्द क्या बना, दोनों को जोड़कर काली मिर्च। इसका सामान्य अर्थ क्या है, काले रंग की मिर्च, और इसका रूढ़ अर्थ क्या बना, मिर्च विशेष। इसी तरह आकाश जमा वाणी, यौगिक शब्द क्या बना, आकाश वाणी। सामान्य अर्थ इसका क्या है, आकाश से होने वाली वाणी, और रूढ़ अर्थ क्या बना इसका, रेडियो प्रसारण, जो रेडियो पर आकाशवाणी यानी कि समाचार प्रसारित होते हैं। अगला है नेता जमा जी, यौगिक शब्द क्या बना, नेता जी। सामान्य अर्थ क्या है, कोई भी नेता, लेकिन इसका रूढ़ अर्थ क्या बना, सुभाष चंद्र बोस, यानी कि सुभाष चंद्र बोस के लिए हम नेताजी शब्द का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, हमने आज इस पाठ में क्या सीखा, हमने सीखा शब्दों की रचना विभिन्न ध्वनियों से होती है तथा शब्द भाषा की अर्थवान एवं स्वतंत्र इकाई है। अर्थवान है मतलब जिसका कोई अर्थ हो। हिंदी में शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया जाता है। तो कौन कौन से है वो आधार? नंबर 1 स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, नंबर 2 रचना या बनावट के आधार पर, नंबर 3 विकार के आधार पर, नंबर 4 अर्थ के आधार पर। अब आता है स्रोत के आधार पर शब्दों के भेद। हमने स्रोत के आधार पर भी शब्दों के भेद पढ़े। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज या देशी, विदेशी या आगत शब्द। कौन कौन से स्रोत के आधार पर? तत्सम, तद्भव, देशज या देशी, विदेशी या आगत शब्द जो विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आ गए हैं। बच्चों, व्याख्यान 1 का आज का आपका गृह कार्य है प्रश्न 1। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न क, शब्द किसे कहते हैं? शब्द किसे कहते हैं? प्रश्न ख, शब्दों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया जाता है? शब्दों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया जाता है? प्रश्न 2, निम्नलिखित शब्दों के तद्भव
रूप लिखिए। ये तत्सम लिखे हैं, आपने इनके तद्भव रूप लिखने हैं। पहला क गो, ख ध्रे, ग कर, घ गृही। पुनः दोहरा देती हूं, गो धृत कर गृही। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।